दिव्या भारती। कहा जाता है कि वो जैसे ही बॉलीवुड में आई, ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जैक्टली, जब भी दिव्या भारती की बात होती है हर जगह पे तो लोग यही कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी। अच्छा, उनकी भी डेथ जैसे हुई और जितने कम ड्यूरेशन में बॉलीवुड में आने के बाद हुई, वो भी एक मिस्ट्री कहा जाता है। कहा जाता है कि दिव्या भारती अपने फ्लैट के 5th फ्लोर से गिरकर डेथ हुई उनकी। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इसके पीछे? पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिव्या भारती के हवाले से बताता हूँ कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई और क्या हुआ। अच्छा, ये एक बच्ची थी जो 25 फरवरी और 1974 में पैदा हुई। एक नॉर्मल फैमिली में, जो मीडियोकर फैमिली थी, वो उसमें पैदा हुई। और वो, लेकिन उसकी जो पैदाइश से जो पहली चीज़ उसके बारे में कही जाती थी वो उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके हुस्न के चर्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गए, क्योंकि आमतौर पर न्यूबॉर्न इतने प्रोमिनेंट फीचर्स के साथ नहीं होते, ज़रा शक्ल निकलने में और टाइम उनको लग देखने जाता। में टाइम लगता। लेकिन वो बच्ची की खुसूसियत ये थी कि वो बचपन से ही जो भी देखने आता था वो कहते थे भाई जो उनके घर बच्ची पैदा हुई है ना, उसके जैसा हसीन तो बच्चा हमने देखा ही नहीं। तो वो उस, अच्छा, जब वो कहते नहीं है, जब आप खूबसूरत हों और आपको हर जगह से अप्रिसिएशन मिले, तो एक आपको जब एहसास हो जाए अपनी खूबसूरती का, तो आपको उसको ज़रा उसका वो भी मान हो जाता है मान हो अपने जाता हुस्न पे। है, ज़रा उसका ध्यान भी रहता है और पता चलता है कि आई एम डिफरेंट या आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो आपके एक एटीट्यूड में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो छोटे, जब वो स्कूल गोइंग थी तब से ही उसमें एक तो उसने माइंड सेटअप कर लिया था कि मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं फिल्मों में आऊँगी, एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और उसकी रिजेम्बलेंस जो एक किसी से करवाई जाती थी, तो वो उस टाइम की टॉप की हीरोइन श्रीदेवी से कहा जाता था। दोनों का ताल्लुक साउथ से था। और जो था कि श्रीदेवी की आंखें, उसके फीचर की खूबसूरती और उसकी मासूमियत के बड़े चर्चे थे। अब उसकी एक छोटी सी मिनी कॉपी आ गई थी, जो कि ज़ाहिर बात है उम्र में भी उससे बहुत कम थी, खूबसूरती में भी 2 हाथ आगे ही थी, कम नहीं थी। तो अब वो जब स्कूल में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई है, स्कूल में उसको, उसने जो है शुरू से अपना कोई मॉडलिंग कर रही है, छोटे से अपने इवेंट्स में, फंक्शनों में, कभी डांस सीख रही थी, डांस भी अच्छा करती थी। तो वो नज़रों में आना शुरू हो गई लोगों के। वैसे इसमें एक गोविंदा के भाई ने इसको देखा एक स्कूल के इवेंट पे ही, एक किसी फंक्शन पे देखा। कोई फंक्शन था किसी एरिया में, वहाँ पे इसके अपने पेरेंट्स के साथ गई हुई थी। वहाँ गोविंदा के भाई ने इसको देखा। एग्जैक्टली यही कहा जाता है कि आई गेस वो 9th या 10th क्लास में हाँ, थी, 9th क्लास में थी वो। तभी ऑफर आ गई थी हाँ, और बॉलीवुड वो से। उस टाइम थी मेरे ख्याल में 16 साल की, जब वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी ना में। और उसको पढ़ने का ना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक नहीं था। उसको ये था कि मुझे हीरोइन बनना है, मैंने डांस सीखना है, मैंने मॉडलिंग करनी है, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। ये उसमें बच्चियों में जैसे चुलबुलापन होता है। वो गोविंदा के भाई ने इसको देखा और उसने सोच लिया कि यार, एक तो ये बिल्कुल श्रीदेवी का छोटा वो लगती है वर्जन। वर्जन, और दूसरा ये कि खूबसूरती में ये कुछ आ गई है, उम्र भी बहुत छोटी है। तो मैं अगर इसको अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लूँ तो ये तो धलका मच जाएगा। अच्छा, उसने अपने फ़िल्म के लिए इसको चूज़ भी कर लिया, इसके पेरेंट्स से मुलाकात की, लेकिन बात कुछ उस तरह एज सच बन नहीं सकी। कुछ इनकी डिमांड और कुछ पेरेंट्स की डिमांड और कुछ इनकी डिमांड, कुछ इतना हो नहीं सका। अच्छा, उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बात तो फिर बोनी कपूर, सुभाष गए, जितने बड़े नाम थे ना, वो सब ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया, इसके पेरेंट्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। कहीं पेरेंट्स जब फिल्म का सुनते थे तो वो इतना मुतासर नहीं होते थे। कहीं पे ये लोगों की मतलब कहीं बनी नहीं बात उस वक्त तक। इसको जितनी उम्मीद थी कि फ़ौरन मतलब मैं आ जाऊंगी और मुझे बड़े अच्छी ऑफ़र्स होंगी, उस तरह की इसको वो पेरेंट्स अभी इसको लॉन्च करने का क्योंकि मकसद था, तो उनका था कि बहुत ही कोई अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़िल्म हो तो हम उसमें करें। अच्छा, मीनवाइल जो है ना, जो मीता, जो देविया की माँ थी, मीता का ना
वो था एक रामा नाडो, एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर था, उसने उससे मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लॉन्च साउथ फिल्मों करूँगा। में लॉन्च करूँगा। अब वो जनाब ये जो उसकी पहली फिल्म 1990 में आई वो तेलुगु फिल्म थी। ओके। तेलुगु फिल्म में इसका अच्छा रहा रिस्पांस। 1991 में भी इसने तेलुगु में काफ़ी फिल्में की, लेकिन 92 में राजीव रवि ने इसको अपनी एक फिल्म जो आई थिंक इसके साथ ही सनी देओल के जिसका फेमस गाना है सात समुंदर पार। हाँ वो अच्छा वो इसने इसको कर लिया। और अगर आप सुने ना कि इसको उसकी पेमेंट कितनी मिली थी, 500 रुपया। 500 रुपए में फिल्म 500 की। रुपये उसको दे के उस पे फिर बाद में आई थिंक अगर फिल्म फेमस हो तो उसकी कोई परसेंटेज होती है, ये इसको कास्ट कर लिया गया। और सनी के साथ अच्छा ये फिल्म जो है ना कोई इतना इम्पैक्ट नहीं दे सकी और इतनी कामयाब नहीं गई। सनी और ये ने इकट्ठा काम किया, लेकिन इसका वो जो गाना तुम बता रही हो ना, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये पूरी फिल्म में से ये एक गाना सुपर डुपर हिट हो गया। अच्छा उसमें क्या था, उसमें लोगों की तवज्जो, गाने के सुर, म्यूज़िक वो तो अपनी जगह, गाने में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी वो देविया भारती का चुलबुला स्टाइल, डांस और उसके स्टेप्स, और बहुत ही खूबसूरत लगी है उसमें। तो वो जितने इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे बस सकते में आ गए वो गाना और उसको देखकर हीरोइन को। उसके बाद ये तो हो गया कि एक साल के अरसे में, मतलब 92 में ही ये 91 से आई यहाँ पे लॉन्च हुई और 90 से ही एक किस्म का स्टार्ट हुआ और 92 तक वो लीडिंग स्टार बन चुकी थी। यू नेम इट कि किस हीरो के साथ उसने काम ना किया। गोविंदा ले लें आप, जो बेशुमार हीरो थे, मुझे तो खैर उतने वो सनी के साथ भी और रशी और पता नहीं कौन कौन से हीरोज़ जो मेन हीरोज़ थे उनके साथ देविया भारती। अच्छा अब देविया भारती जब 92 में ही 2 साल के अरसे में ही इतना मेन लीड पे आ गई और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली भी हीरोइन बन गई। यानी पहली फिल्म 500 रुपए में की हाँ, और फिर इतनी बड़ी सुपरस्टार इतनी बनी। बड़ी सुपरस्टार दिनों में। और अच्छा इसमें जो है सारी लीड एक्ट्रेस जो मेन एक्ट्रेसेस थी वो इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक जेलसी फैक्टर आ गया। जेलसी फैक्टर, और इसको बड़ा डिस्कस किया जाता था कि ये कहाँ से कल की आई हुई, और एकदम से सारे डायरेक्टर उसके पीछे पड़ गए, सारे लोग उसी को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। अब इससे सारी मेन अदाकाराएँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उससे जेलस हो गई। अच्छा इसमें ना साजिद नादियावाला जो है इसने शोला और शबनम बनाई थी, जिसमें इसको लिया गया देविया भारती को, और ये अपने टाइम की सुपर डुपर हिट साबित हुई और बहुत ही प्रॉपर, इसका बस हर एक के मुंह पे, लेकिन साजिद के दिल में ये खुद ही समा गई और इसका और साजिद का एक अंडरस्टैंडिंग, एक मोहब्बत डेवलप हो गई। अब 16 साल की उम्र में वो उस बच्ची ने अपना कैरियर का आगाज़ किया। अभी वो 18 साल की हुई थी कि साजिद की फ़िल्म के बाद साजिद ने उसको प्रपोज़ कर दिया और शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि दिव्या भारती और साजिद की शादी के खिलाफ उसकी फैमिली थी। बिल्कुल थी। अच्छा उसमें यह हुआ, माँ मुखालिफ नहीं थी, माँ को ऐसा कोई इतराज़ नहीं था, इसने अपनी माँ से ही शेयर किया था। उसके वालिद को इतराज़ था। एक तो शायद उसको लगता था कि अभी अर्ली है, और दूसरा एक रिलीजन डिफरेंस था, साजिद मुसलमान था, देविया भारती हिंदू मज़हब से थी, तो वो भी एक था। और उसको साजिद को ये भी था कि ये अभी साजिद जो है ये अभी शादी इतनी जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था, और उसके वालिद का ये भी था कि अभी तो इसका कैरियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये पीक पे आई है। अब वहाँ उस ज़माने में जैसे ही हीरोइनें शादी करती थी उनका ग्राफ नीचे गिर जाता था, उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती थी, ये बड़ा क्रेज़ था। इसलिए एक्ट्रेसेस ने, आप देख लें जो उस एरा की जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने शादियां लेट की। बिल्कुल।
इस वजह से कि उनकी पीक टाइम उन्होंने शादी नहीं की। गोविंदा के बारे में हाँ भी यही कहा जाता है, गोविंदा ने अपने एक हाँ इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी शादी पब्लिक नहीं की थी बहुत अरसे तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो शादियाँ की भी थी ना, वो इतनी हिडन मैरिजेस थी कि आपने देखे ना, माधुरी दीक्षित ने काफ़ी लेट शादी की, मेन सारी एक्ट्रेसेस ने काफ़ी लेट शादियाँ की। तो उसकी वजह से ये भी, इसका बाप नहीं चाहता था कि ये भी शादी करे। साजिद ने कहा कि हम इस शादी को अभी सीक्रेट रखेंगे, पब्लिकली जो है इसको अनाउंस नहीं किया जाएगा। बहरहाल वो जब उसके वालिद साहब शिरकत नहीं की तो उसकी माँ ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं इस टाइम अपने खाविंद के गेस्ट जाके, पर तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो। इन्होंने निकाह पढ़ाया और इसका नाम जो है सना रखा गया। देविया भारती का नाम, मुस्लिम नेम सना रखा गया। और जो है इसमें अब दोनों की शादी जब ये हो गई तो उन्होंने एक फ्लैट इसको प्राइवेट, एक वो बिल्डिंग में एक इसको फ्लैट लेके दे दिया। 5th फ्लोर पे वो फ्लैट था। और अब ये था कि क्योंकि ये आता जाता था वहाँ पे, इसी तरह रखा हुआ था कि चलो, और वो देविया भारती को एक अलग से उसने लेके पब्लिक, ताकि पब्लिक की आंख से भी हमारा आना जाना, मिलना जुलना इतना नज़र में ना आए। 5th फ्लोर पे वो फ्लैट था, ये भी किराए पे था फ्लैट। ओके। और इसके साथ एक जो उसकी थी मेड, जो बचपन से जो इसकी अमृता उसका नाम था, वो बचपन से देविया भारती के साथ थी, उसकी पैदाइश से लेके उसको पालने तक। समझे कि सेकंड अगर मदर का कोई रोल कहा जाए तो वो मेड उसके साथ वहाँ भी रहती थी, उसके खाने पीने का ख्याल। और इसकी जो एक ड्रेस डिज़ाइनर फ्रेंड थी जिससे इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी एक मतलब समझेंगे दोस्तों की तरह आना जाना, और काफ़ी घर में, और उसका भाई भी आता जाता था काफ़ी, माँ भी आती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, पेरेंट्स में इतने ज़्यादा नहीं आते थे। तो इन्होंने एक दिवाली का, जो शादी के 4 महीने बाद दिवाली का कोई फंक्शन था, उसमें ये गए, वहाँ पे शादी भी इनकी डिस्क्लोज हुई शादी के 4 महीने बाद। तो वहाँ डिस्क्लोज भी हो गया क्योंकि एक इवेंट पे इकट्ठे गए और लोगों की नॉलेज में बात आ गई। अब इसमें एक फिल्म वो शुरू जो कर रही थी, राधा का संगम, नई फिल्म बना रहे थे, उसकी तैयारियां, शूटिंग के लिए भी इन्होंने हैदराबाद जाना था, तो वो अभी तैयारियां कर रहे थे। अब जनाब वो 1993 में जो एक चीज़ देखी गई कि ये देविया भारती के मिजाज में ना कुछ चेंजेस फील की गई। चेंजेस भी इस तरह के, वो मतलब बहुत ज़रा हाइपर होने लगी थी, गुस्सा करने लगी थी। इसने, ये गई हुई थी कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, तो इसने अपने आप को गुस्से से, सिगरेट से ख़ुद को जलाया भी, अजियत। और जब साजिद के साथ इसके ज़रा कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो ये बहुत जज्बाती हो जाती थी। कहा जाता है, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू बाद में इंटरव्यू आया था कि दिव्या भारती के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे और इस वजह से वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का कहते हैं कि मिक्स चीज़ें थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जिससे पता चलेगा उसके कॉन्फ्लिक्ट किस किस जगह थे। और एक ऐसी थ्योरी भी है जो हमने जितनी पढ़ी है उनमें कहीं नहीं थी, पर वो मैंने उस टाइम जब ये हुआ था केस, तब मेरी नॉलेज में वो किसी सोर्स के थ्रू आई थी। आज मैं इस प्रोग्राम में वो भी डिस्क्लोज करूँगी। अच्छा, ये अब 5 अप्रैल को की बात है जब इसने अपने घर में एक पार्टी रखी, क्योंकि 6 अप्रैल को ये हैदराबाद जा रही थी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो इसको था कि मैंने चले जाना है, लंबा टाइम लगेगा, तो इसने 5 अप्रैल को अपने घर में एक पार्टी रख ली, जिसमें अब इसने अपनी ड्रेस डिज़ाइनर फ्रेंड, उसका हस्बैंड, अपने भाई को बुलाया, और साजिद ने भी आना था। बहरहाल इसने क्या किया, अच्छे से जो कुक थी, जो मेड थी, वो खाना शाना बना रही थी ये वो। अब वो जब भाई आया, थोड़ी देर बैठा, फिर चला गया, उसको कोई काम वगैरह था। अब ये इसकी दोस्त और वो बैठे हुए थे, ये लोग बातें करते रहे, गपशप लगाते रहे डिफरेंट मौज़ूआत पे, आगे फ्यूचर पे, फिल्म की शूटिंग के हवाले से। और उसमें उन्होंने बड़ा एक माहौल बनाया हुआ था, टीवी पे फिल्म या सॉन्ग्स लगे हुए थे,
आगे ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, शराबें 2-3 किस्म की रखी हुई थी, साथ वो जो मेड है वो कभी चिप्स बना के ला रही है, कभी इस तरह की, जिस तरह की इन लोगों की लाइफस्टाइल होता है, और ये पार्टियों में खाते पीते हैं। तो अब जब है कि इसने अब ये भी साथ ड्रिंक कर रही थी, अभी इंतज़ार कर रही थी कि साजिद कब आएगा, लेट अभी तक आया नहीं, जब तमाम चीज़ें चल रही थी। तो जब अभी ये दोनों मियाँ बीवी बैठे म्यूज़िक भी सुन रहे थे, इतने में ये उठी, इसने कहा निकली अपने बालकोनी की साइड पे गई, आई थिंक वो नीचे कुछ देखने गई थी। उनका घर का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था कि टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शख्स बालकोनी और किचन में नहीं देख सकता, लेकिन जो किचन में खड़ा है वो बालकोनी वाले से मुखातिब भी हो सकता है, बात भी कर सकता है और देख भी सकता है। ओके। अब आप मंजरनामा देखें, अब टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम में म्यूज़िक लगा हुआ तेज़ आवाज़ में, वहाँ वो दोनों ड्रेस डिज़ाइनर मियाँ और उसका बीवी और उसका मियाँ वो बैठे, वो खा पी रहे हैं। किचन में उसकी मेड खड़ी है जो बचपन की, जिसने उसको पाला, और वो खुद ये ग्लास लेके पकड़ते पकड़ते अपने कमरे से होती हुई बालकोनी में चली गई। इसने कोई खाने पकाने कुछ बातचीत भी की अपनी मुलाजमा से, और उसके बाद बकौल जो बाद में मीडिया पे बताया गया चीज़ें कि वो पी रही थी तो एकदम वो अनबैलेंस हुई है। और वो अच्छा, पूरे घरों में हर जगह पे बालकोनियों में ग्रिल थी। ये वाहिद फ्लैट था जिसकी बालकोनी में ग्रिल नहीं थी। और सेकंड जो इसमें सबसे पहले चीज़ थी, ना ग्रिल थी, एक ऑटो लॉक सिस्टम था जो बालकोनी को खुलने नहीं देता था। लेकिन वो ऑटो लॉक सिस्टम भी बाद में उस बालकोनी में कभी नहीं मिला। अच्छा, अब कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा अगर कोई देख सकता था तो वो उसकी मेड थी, जो बताया गया। अच्छा, उसकी बालकोनी के नीचे हर रोज़ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, पार्क करती थी, पार्किंग थी नीचे, तो ये अक्सर ऊपर से देख लेती थी, गाड़ी आ गई है हस्बैंड की, पार्क हो गई है, ये ऊपर से देखती थी कौन आ रहा है। एक अजीबोगरीब वाक़या ये भी होता है कि वो वाहिद दिन है इतने सालों में कि उस दिन उस बालकोनी के नीचे कोई एक कार भी पार्क नहीं थी। मतलब अगर वो ऊपर से गिरती, गाड़ी पे गिरती, तो उसकी हड्डी शड्डी तो टूट जाती, पर उसकी वो जानलेवा नहीं हो सकता था। लेकिन वो नीचे स्ट्रेट कंक्रीट पे गिरी है। अच्छा, अब वो कहते हैं वो शराब पीते, वो उसका पाँव बैलेंस ख़राब होता है और वो बालकनी से नीचे गिरती है स्ट्रेट, और उसकी मेड चीखें मारती हुई दाखिल होती है कमरे में। उसके बताती है दोस्तों को, सब ये तीनों नीचे भाग कर जाते हैं, और वो जब नीचे पहुंचते हैं उसकी बॉडी के पास, तो बॉडी मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो सांस ले रही थी, वो सांस ले रही थी। उसको उठा के ये भागते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल। अच्छा, अब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो है इसने मील वाइल इन्होंने उसके पेरेंट्स को, भाई को इन्फॉर्म किया, साजिद को इन्फॉर्म किया गया। एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आती है कि जब दिव्या भारती हॉस्पिटल में थी या जब उनकी डेथ डिक्लेयर हुई, तो दिव्या भारती के भाई और उनके फादर आए, उनकी मदर नहीं आई थी, और जैसे उनकी मदर आई तो सब कहने लग गए कि तुम दिव्या भारती की कातिल हो। बिल्कुल, आपने सही सुना है। और वहाँ पे जब हॉस्पिटल में हुआ तो इसके फादर और भाई तो फ़ौरन पहुँच गए, और इसके ताल्लुकात अपनी वालदा से कोई इतने अच्छे नहीं माने जाते थे। जैसे ये मेड है, बचपन से इसने ही पाला था, और वालदा से इसके अख्तलाफात काफ़ी रहते थे। ये अपने फादर से ज़्यादा क्लोज़ थी और अपने भाई से काफ़ी क्लोज़ थी, और भाई तो थोड़ी देर पहले ही मिल के गया था उससे। तो वो उनका जो शॉकिंग कंडीशन नज़र आ रही थी, और जैसे ही माँ आती है, माँ तो अव्वल इनके साथ नहीं आई, अलग से आई, और जबकि वो एक ही घर से आ रहे थे। तो आप खुद ही सोचो कि एक ही घर से इतनी बड़ी खबर हो, इतनी सदमे वाली, कि बाप और भाई तो पहुंच गए, लेकिन माँ उनके साथ नहीं आई, ठहर के आई। और माँ को जब कहा गया कि, और आते ही बाप और भाई माँ पे चढ़ाई कर दी उन्होंने कि तुम, यू आर द रीज़न, कि इसको तुम मारने की वजह तुम हो। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था वो तो
शायद वो इसलिए कहता हो कि तुमने शादी की भी इजाज़त दे दी, तुमने फिल्मों में भी जाने की इसको टाइम से, और ये इस वजह से मर गए। अच्छा, बाद में साजिद भी आ गया और उसने जब इसकी तहकीकात शुरू हुई, अब तो 2 दिन बाद बॉडी वहीं रखी और तहकीकात शुरू हुई, तो पता चला जी इनके करीबी दोस्तों से इससे कि साजिद और उसकी लड़ाइयाँ भी होने लगी थी काफ़ी। अच्छा, फिर ये था कि कुछ इसके एटीट्यूड में एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई थी। कोई कहते हैं कि साजिद की लड़ाइयों की वजह से इसने कोई ड्रग या शराब नोशी ज़्यादा कर दी थी। कुछ ये भी कहते हैं कि साजिद और दाऊद इब्राहिम, जो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम था, जो एक अंडरवर्ल्ड का, और आपको पता है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड हमेशा ऐसे कनेक्ट रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा बॉलीवुड के साथ मंसूब किया जाता, और कहते हैं कि इसके और साजिद की इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि एक साल में कुछ 4 से 5 चक्कर दुबई के उसने, क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई में ही होता था, इंडिया आने की उसको इजाज़त नहीं थी, कि ये 4 से 5 बार गया है। और इनके दरमियान कुछ इस तरह के मामलात थे जिससे देविया भारती खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि ये दाऊद इब्राहिम से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। शायद उसको लग रहा हो कि अंडरवर्ल्ड से अगर ताल्लुकात रहेंगे तो वो डेंजरस बिल्कुल हो सकते हैं। और लेकिन बॉलीवुड में ये माना जाता है जिसके अंडरवर्ल्ड ताल्लुकात नहीं है वो बॉलीवुड में चल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, ये एक बिल्कुल तासुर ये है। भी एक थी। और ये जो उसके हवाले से था कि इसके कत्ल में, या इसकी जो खुदकशी कहा जा रहा है या एक हादसा करार दिया जा रहा है, एक थ्योरी आई कि जी इसने खुदकशी किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती थी। लेकिन उसको उसकी फैमिली ने, इन तमाम चीज़ों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने बाप ने कहा, और जो जहाँ शूटिंग थी अगले दिन उस सारे मामलात तय हुए, हर चीज़ तय था। उसने कहा मेरी बेटी वो उनमें से कभी नहीं थी जो स्ट्रेस लेकर अपने आप को हार्म पहुँचाए। हाँ, वो शायद किसी दूसरे को हार्म पहुँचा सकती है लेकिन अपने आप को नहीं। अच्छा, इतने करीबी लोग थे, खुदकुशी वाला आइडिया रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा वही पाँव फिसला तो गिर गई, हादसा ऐसा। फिर उसके बाद एक ये हुआ कि शायद दाऊद इब्राहिम उसके कत्ल में इन्वॉल्व है, या क्योंकि वो बॉलीवुड की कोई और कुछ एक्ट्रेस। ऐसे, हाँ, वो ये भी इन्होंने कहा कि शायद बॉलीवुड की जो टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस थी उन्होंने किसी की मदद से इसको मरवाया है, मर्डर करवाया है, ताकि वो जो उनके लिए, सबके लिए ख़तरे की घंटी थी वो ख़त्म हो जाए, वो इनका मसला ख़त्म हो जाए। और लेकिन दाऊद इब्राहिम के हवाले से ये था कि क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम और साजिद के हवाले से कुछ ऐसी बातें जान चुकी थी जो और वो गुस्से भी थी, वो चाहती भी नहीं थे ऐसा हो, शायद उसको रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा काम किया गया। एक बड़ी अजीब बात भी सामने आई थी कि दिव्या भारती की डेथ के बाद उनकी मेड जो उस टाइम फ्लैट में मौजूद थी, कुछ 20-25 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। मैं यही बताना चाह रही थी कि असल में जो वाहिद गवाह थी, जो उस टाइम किचन में मौजूद थी और जो देख सकती थी, जिससे देविया भारती कुछ बात कर रही थी, वो चुप हो गई, डीप सदमे में चली गई। पुलिस उससे कुछ भी नहीं ख़ास उगलवा सकी, सवाए उसने शायद मतलब कुछ बोला ही नहीं। वैसे अपनी किसी करीबियों से, एक दो से शायद उसने कहा कि वो बालकोनी का तो लॉक गायब हो गया, वो तो लॉक ऑटो लॉक पे थी, वो तो खुल ही नहीं सकती थी, गिर ही नहीं सकती थी, ये तो गिर ही नहीं सकती थी उस पे से। एक दो ऐसी बातें की जो क्वेश्चन मार्क छोड़ गई। लेकिन 25 से 30 दिन के अंदर वो उसका खामोशी और उसके बाद उसका हार्ट फेलियर से उसकी मौत इस राज को हमेशा के लिए राज बना गई। जिस दिन इसने पार्टी रखी है उससे एक दिन पहले जाके ये बांद्रा में अपना फ्लैट खरीद के आई है। जिसने पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी अपनी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब कि उसको ये बहुत खुशी थी कि उसने अपनी पसंद का फ्लैट खरीद लिया और वो उस पर शिफ्ट होने जा रही थी। तो उससे पहले ही उसके अगले दिन ही एक ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसमें वो
पुरसरार तरीके से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और जो वाहिद गवाह थी जिसने देखा, वो खामोश हो जाती है, सदमे में चली जाती है। उसके बाद 25 से 26 दिन के अंदर वो मर जाती है। तो अब बात बड़े कहते हैं ना, बात चलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन अल्लाह बेहतरीन जानता है कि इसकी असल हकीकत क्या थी।